हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज है हमारा लेक्चर नंबर 10 ऑफ द चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ओके, तो आज का टॉपिक है हमारा एड्स। आज हम डिस्कस करेंगे अपने एड्स के बारे में। आज का टॉपिक हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू नीट एंड अकॉर्डिंग टू क्लास 12th बोर्ड्स। ओके, बेसिकली मैं कह सकता हूँ कि अभी तक ये जो हमारा पूरा जो चल रहा है चैप्टर, पूरा नीट एंड पूरा बोर्ड ओरिएंटेड दोनों ही है। ओके, लेकिन ये जो आज का टॉपिक है हमारा, ये दोनों से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड क्लास बोर्ड की अगर बात करें, क्लास 12th की बोर्ड की बात करें, तो इससे रिलेटेड 100% क्वेश्चन आते ही आते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। एंड मैं आप लोगों को पहले ही आप लोगों को एश्योरिटी देना चाहता हूं कि आज का जो हमारे टॉपिक है, इस पर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन, चाहे नीट में आए और चाहे बोर्ड में आए, आप लोग अच्छे से कर रहे होंगे। कोई भी क्वेश्चन आप लोग आराम से कर रहे होंगे, किसी भी प्रकार की कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं, इस ये जो हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं एड्स, इसमें हम कैसे कैसे आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसके कॉज, पहले हम अच्छे से समझेंगे एड्स होता है क्या है। फिर इसका पॉजिटिव एजेंट देखेंगे, उसके बाद में मोड ऑफ ट्रांसमिशन देखेंगे। फिर हम देखेंगे जो हमारा एनसीआईटी चार्ट बना हुआ है ना, कि जैसे कैसे कैसे हमारा जो HIV वायरस है कैसे कैसे हमारी बॉडी में काम करता है, वो पूरा मैकेनिज्म समझेंगे। उसके बाद में हम क्या देखेंगे, सिम्टम्स देखेंगे। सिम्टम्स के बाद में डायग्नोसिस देखेंगे। डायग्नोसिस के बाद में ट्रीटमेंट देखेंगे। एंड फिर कुछ नोट करके पॉइंट लिखवाएंगे जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनके बेसिस पर भी हमेशा क्वेश्चन MCQ में या फिर कह सकते हैं लॉन्ग फॉर्म में भी पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक एड्स। ओके, तो हेडिंग लगाएंगे सबसे पहले। हेडिंग लगाएंगे, आज का टॉपिक है हमारा एड्स। तो सबसे पहले हम इसकी फुल फॉर्म लिखेंगे कि एड्स होता है क्या है। एड्स के बारे में हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म लिखेंगे। एड्स होता है क्या है, क्या लिखेंगे, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ये जो सिंड्रोम वर्ड है, इसका भी आज मतलब समझेंगे कि सिंड्रोम क्या होता है। ओके, तुमने क्या देखा, हमने अभी तक क्या देख लिया, हमारा एड्स मतलब क्या होता है। एड्स की हमने फुल फॉर्म देखी। हमने क्या देखा, एड्स के फुल फॉर्म में हमने क्या देखा, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। अब हम इसकी एक एक चीज समझते हैं कि इसको एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम क्यों बोला जाता है। क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे। सबसे पहले हमने क्या पॉइंट लिखा, एक्वायर्ड। सबसे पहला हमारा पॉइंट क्या है, एक्वायर्ड। इसको हम एक्वायर्ड क्यों बोलते हैं, तो एक्वायर्ड इसको हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो डिजीज हमारी एड्स है, इसको हम एक्वायर करते हैं ड्यूरिंग द लाइफ टाइम। दैट मीन ये जो डिजीज है, ये बाई बर्थ नहीं होती, मतलब बर्थ से ही नहीं होती। ये जो कोई भी इंसान पैदा होता है उसके बाद में इसकी बॉडी में आती है, मतलब जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे, मतलब अगर किसी भी इंसान को बीमारी होती है तो उसके लाइफ टाइम के दौरान ये उसको एक्वायर करता है, मतलब ये बाई बर्थ नहीं होती। कहने मतलब ये है। तो क्या लिखेंगे, एक्वायर्ड इसको क्यों बोला गया, क्या लिखेंगे, एक्वायर, एक्वायर ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, इसलिए इसको बोला जाता है एक्वायर्ड डिजीज। ओके, एक्वायर्ड हमने बोला। एंड यहाँ पर दूसरा पॉइंट हमारा क्या दिया गया है, इम्यूनो डिफिशियंसी। इम्यूनो डिफिशियंसी, जैसा कि आप इसके नाम से समझ रहे होंगे, इम्यूनो दैट मीन इम्यूनिटी एंड डिफिशियंसी दैट मीन डिफिशियंट होना, यानी कि हमारे इम्यूनिटी को क्या करता है, डिफिशियंट कर देता है, कमजोर कर देता है। तो अब जैसे कि मैंने चैप्टर शुरू किया था, तो मैंने बोला था पहले हम अपना इम्यूनिटी वाला पार्ट डिस्कस करेंगे, फिर हम डिजीज वाला पार्ट डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा एनसीईआरटी में बिल्कुल उल्टा दिया हुआ है। तो मैंने ये बात क्यों बोली थी, क्योंकि वो आज आप लोगों को समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो हम डिजीज एड्स समझाएंगे तो आप लोगों को बहुत सी चीजें इम्यूनिटी से रिलेट कराएंगे। तब आप लोगों को पॉइंट्स एकदम कट टू कट क्लियर होते जाएंगे। एंड आप एक एक पॉइंट पीछे इम्यूनिटी से कनेक्ट कर रहे होंगे। तो आप लोग ध्यान से पूरा लेक्चर देखिएगा। हमने क्या लिखेंगे, इसको इम्यूनो डिफिशियंसी क्यों बोला गया, क्या लिखेंगे, मेक्स इट मेक्स द इम्यून सिस्टम डिफिशियंट। इट मेक्स द इम्यून सिस्टम डेफिशिएंट, ये जो होता है हमारे इम्यून सिस्टम को डेफिशिएंट बना देता है। दैट मीन क्या कर देता है, कमजोर बना देता है। अब हम देखेंगे अभी आगे आगे जैसे 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 हम अपने लेक्चर में बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि हमारे कैसे कैसे हमारे ये इम्यून सिस्टम को कमजोर बनाता है, वो पॉइंट डिस्कस करेंगे। एंड आप लोगों को जरूर वो कनेक्ट होगा।
हम देखेंगे इसको सिंड्रोम क्यों बोलते हैं, इसके सिंड्रोम वाली बात भी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, इसको हम क्या बोलते हैं, सिंड्रोम बोलते हैं। क्या लिखेंगे, सिंड्रोम। हमने क्या बोला, एड्स जो होता है हमारा एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। सिंड्रोम का मतलब ये समझना है आप लोग। आप समझिए हमने क्या बोला, ये जो हमारी एक्वायर्ड होती है डिजीज, दैट मीन इसको हम एक्वायर करते हैं ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, दैट मीन ये जो होती है हमारी बाई बर्थ नहीं होती है। हमने दूसरा पॉइंट क्या डिस्कस किया, इसको हम बोलते हैं इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। इम्यूनो डिफिशियंसी क्यों बोला गया, इम्यूनो दैट मीन इम्यूनिटी जो होती है हमारी क्या हो जाती है, डेफिशिएंट हो जाती है, कमजोर हो जाती है, हमारे इम्यून सिस्टम को क्या कर देता है, कमजोर कर देता है। आप समझिए, जो हमारा इम्यून सिस्टम है क्या करता है, हमारा इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, यानी कि हमारा क्या करता है, लड़ने की क्षमता प्रोवाइड करता है, फाइट करता है। क्या करता है, हमारा फाइट करता है बीमारियों से। अब ये समझो, जो हमारा यही जो इम्यून सिस्टम है हमारा कमजोर हो जाएगा, यानी कि बहुत सारी जो बीमारियां होंगी आराम से हमारी बॉडी में आराम से एंटर कर रही होंगी, बहुत सारे जो पैथोजन होंगे हमारी बॉडी में क्या कर रहे होंगे, डिजीज कॉज कर रहे होंगे। कहने का मतलब ये है कि जैसे हमारा इम्यून सिस्टम डेफिशिएंट हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, तो जो हमारी बहुत सारी जो हमारी जैसे कि बहुत सारी जो नॉर्मल डिजीज है लाइक कॉमन कोल्ड वगैरह, ये भी हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा घातक साबित होगी, बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकती हैं। इसीलिए यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि बहुत सारी बीमारियां हो गई, जैसे कि हम कह सकते हैं कॉमन कोल्ड हो गया, एंड और भी जितनी भी हम लोगों को डिजीज पीछे पड़े हुए, कोई भी बैक्टीरियल डिजीज ले लीजिए, टाइफाइड ले लीजिए, निमोनिया ले लीजिए, या फिर आप कोई फंगल डिजीज लीजिए, जितनी भी डिजीज हैं आप ये समझिए, जब हमारा इम्यून सिस्टम डिफिशियंट हो जाएगा तब क्या होगा, जो हमारी बहुत सारी जो बीमारियां एक साथ में आने लगेंगी बॉडी में, एक साथ में आएंगी तो क्या होंगे, इन सब का एक साथ में सिम्टम्स भी दिखेंगे। जब एक साथ में इन सब बीमारियों के सिम्टम्स दिखेंगे, इसी को हम बोलते हैं सिंड्रोम। कहने का मतलब क्या है कि जब ग्रुप ऑफ सिम्टम्स कोई बोलते हैं, सिंड्रोम बोलते हैं। क्या लिखेंगे, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स को हम बोलते हैं सिंड्रोम। आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। अभी तक हम अपना पूरा नेम के अंदर ही पूरा घुसे हुए हैं कि हम अपना पूरा नेम इसका समझेंगे कि इसका नेम आखिर ये पड़ा क्यों। हमने क्या देखा, आज का हमारा टॉपिक है एड्स। एड्स यानी कि एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। इसको एक्वायर्ड क्यों बोला गया, क्योंकि इसको इसको एक्वायर करते हैं ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, दैट मीन हमारा बाई बर्थ नहीं होता है। एंड हमने क्या बोला, इम्यूनो डिफिशियंसी। इम्यूनो डिफिशियंसी यानी हमारे इम्यून सिस्टम को क्या कर देता है, डिफिशियंट कर देता है, कमजोर बना देता है। एंड इसको सिंड्रोम क्यों सिंड्रोम इसको हम लोगों ने सिंड्रोम क्यों बोला, सिंड्रोम इसको हम लोगों ने इस वजह से बोला क्योंकि जो हमारा इम्यून सिस्टम डिफिशियंट हो जाएगा तो हमारा बहुत सारा जो हमारा इम्यून सिस्टम हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, तो जो हमारी बहुत सारी बीमारियां हैं वो एक साथ में आने लगेंगे और उन सभी बीमारियों के एक साथ में सिम्टम्स दिखने लगेंगे। यानी कि जो ग्रुप ऑफ सिम्टम्स दिखते हैं, जिस बीमारी में ग्रुप ऑफ सिम्टम्स एक साथ में आते हैं उसी को हम बोलते हैं सिंड्रोम। आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हमने एड्स मतलब होता क्या, पूरा एड्स इसका नाम क्यों पड़ा, इसको एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम क्यों बोला गया। ओके, अब हम और भी बेसिक बेसिक बातें इसकी देखते हैं। तो हमने पहला अभी तक हमने पूरा एड्स के बारे में देख लिया, मतलब क्या क्या इसके पॉइंट होते हैं, जो मेजर पॉइंट्स हमने देखा वो हमने देख लिया इसका नेम के बारे में। अब हम देखते हैं कुछ और पॉइंट, जैसे कि क्या लिखेंगे, जो हमारा एड्स होता है तो हम देखेंगे अपना पॉजिटिव एजेंट। अभी तक हमने एड्स के बारे में पूरा अच्छे से देख लिया, अब हम देखेंगे अपना पॉजिटिव एजेंट के बारे में देखेंगे। पॉजिटिव एजेंट देखेंगे, पॉजिटिव एजेंट क्या होता है, एड्स का पॉजिटिव एजेंट देखेंगे कि इसमें पॉजिटिव एजेंट होता कौन है। तो पॉजिटिव एजेंट होता है इसमें हमारा एच आई वी वायरस। ओके, एच आई वी वायरस को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी डिफिशियंसी वायरस। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। पॉजिटिव एजेंट क्या होता है हमारा यहाँ पर, पॉजिटिव एजेंट होता है एचआईवी, जिसको हम बोलते हैं ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। एंड यहाँ पर एक पॉइंट और आप लोग याद रखेंगे, ये जो हमारा एचआईवी होता है इसी को हम बोलते हैं रेट्रोवायरस भी इसी को बोलते हैं। क्या लिखेंगे, ऑल्सो नोन एज रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस, ये बात भी आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे। कहीं पर अगर आप लोगों को रेट्रोवायरस लिख के आ जाए तो आप समझ जाएंगे कि रेट्रोवायरस का मतलब क्या हो रहा है, एचआईवी की बात कर रहा है। ओके, तुमने देख लिया। हम लोगों ने क्या देखा, अभी तक हमने बेसिक बेसिक बातें पूरी हमने देख ली, एड्स हमारा होता क्या है, एंड हमने उसको पॉजिटिव एजेंट देखा। अब हम देखेंगे उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन के बारे में, कैसे कैसे हमारी जो ये जो डिजीज है कैसे कैसे स्प्रेड होती है। तो क्या लिखेंगे, MOT, दैट मीन क्या लिखेंगे, मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन की अगर बात करते हैं तो क्या लिखेंगे, मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका क्या होता है, इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन की अगर बात करते हैं तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन में क्या लिखेंगे, सबसे पहला पॉइंट हम ये लिखेंगे, सबसे पहला पॉइंट इसका क्या लिखेंगे, इट इट इज स्प्रेड, इट इज स्प्रेड विद द
help of infected needles और syringes। सिरिंजेस, जो हमारे इन्फेक्टेड नीडल्स एंड सिरिंजेस होते हैं, जैसे कि कोई एक हमारा इन्फेक्टेड पर्सन है, उसको अगर कोई भी नीडल या फिर सिरिंज यूज की गई, अब वही नीडल या सिरिंज किसी भी हेल्थी पर्सन को अगर यूज की जाएगी तो उसको भी ये डिजीज जो हो जाएगी, क्या होगी, हो जाएगी। तो ये हमारा पहला इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है। दूसरा इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या लिखेंगे, पहला इसका हमने मोड ऑफ ट्रांसमिशन देख लिया। अब इसका दूसरा मोड ऑफ ट्रांसमिशन की अगर बात करते हैं तो क्या लिखेंगे, सिंपल, इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ट्रांसफ्यूजन दूसरे में, अगर दूसरा इसका हम बात करें जो हमारा मोड ऑफ ट्रांसफ्यूजन है, तो इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। जो इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, कोई भी एक पर्सन है जो कि मतलब जिसको ये डिजीज है, इन्फेक्टेड पर्सन का अगर किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड ट्रांसफ्यूजन किसी भी हेल्थी पर्सन में हो जाता है तो उससे भी क्या होता है, ये जो डिजीज है ये हमारी हो जाती है। क्या लिखेंगे, तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, अनप्रोटेक्टेड अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल intercourse unprotected sexual intercourse with the infected partner, तब भी हमारी डिजीज अकर हो जाती है। तो हमने क्या देखे, तीनों पॉइंट अभी तक हमने अपने देखे कि हमारा मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे कैसे, मतलब ये जो हमारी बीमारी कैसे कैसे स्प्रेड हो सकती है। तो सबसे पहला पॉइंट हमने इसमें क्या देखा, ये जो हमारी डिजीज है हमारी स्प्रेड होती है इन्फेक्टेड नीडल्स एंड सिरिंजेस के द्वारा एंड इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन के द्वारा। एंड हम क्या लिखेंगे, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स। जो हमारा अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स अगर हमारा इन्फेक्टेड पर्सन के साथ में हो जाएगा, देन उससे भी क्या होगी, ये डिजीज जो है स्प्रेड हो जाएगी। तो ये हो गया हमारा। एंड लास्ट वन यहाँ पर हम देखेंगे, जो हमारा लास्ट वन जो इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, क्या लिखेंगे, इन्फेक्टेड मदर टू फीटस। यानी कि जो हमारी अगर किसी भी मदर को ये जो बीमारी है, तो अगर उसकी बॉडी में वो जो फीटस है उसको भी ये जो बीमारी हमारी हो जाएगी। तो ये हमारा कैसे होता है, इन्फेक्टेड मदर टू फीटस भी हो जाता है। तो यहाँ पर आप लोगों को कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है। मैं आप लोगों को पहले बता दूं, जैसे कि मैंने यहाँ पर बोला, ये जो एड्स होता है क्या होता है, हमारे एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसीज को बोलते हैं। यानी कि एक्वायर्ड, दैट मीन हमने क्या बोला, ये एक्वायर्ड होती है हमारी ड्यूरिंग दी लाइफ टाइम, यानी कि बाय बर्थ नहीं होती है। यानी कि जब से कोई इंसान होता है, पैदा होता है, तब से उसकी बॉडी में ये बीमारी नहीं होती है। लेकिन हमने यहाँ पर क्या बोला कि हमारी ये इन्फेक्टेड मदर से फीटस में हो जाता है। लेकिन यहाँ पर तो ये बात फिर कॉन्ट्रैक्टिंग हो गई ना। तो लेकिन हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, ये हमारा एक तरीके का एज अ इन्फेक्शन, मतलब एज अ एक्सेप्शन भी इसको आप याद कर सकते हैं। ये जो हमारा होता है इन्फेक्टेड मदर से फीटस हो सकता है, बट ज्यादातर केस में यही होता है। आप लोग ये समझिए, ज्यादातर केस में ये एक्वायर्ड होते हैं ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, बट एक केस ये भी हो सकता है कि मदर से फीटस में भी हो सकती है। तो ये बात मैंने आप लोगों को यहाँ पर क्लियर कर दी। अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई कंफ्यूजन होती है तो मैंने पहले इसलिए बता दिया। ये हो गया हमारा। हमने क्या देख लिया अभी तक, पॉजिटिव एजेंट देख लिया एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन देख लिया। अब हम देखेंगे हमारी जो बीमारी कैसे पूरी बॉडी में स्प्रेड होती है, कैसे कैसे पूरी इसकी मैकेनिज्म है, मतलब हमारी बॉडी में कैसे काम करती है। अब हम देखेंगे पूरा वो अपना फ्लो चार्ट के फॉर्म में देखेंगे। सबसे पहले हमने क्या देखेंगे, यहाँ पर हमारा ये जो हमारा HIV बना लेते हैं, एक सेकेंड। ये हमारा HIV, ओके। ये क्या है हमारा HIV, एंड HIV के ऊपर क्या होता है, यहीं पर होता है हमारा एक, यहीं पर होता है जिससे हमारे कनेक्ट, जिससे क्या होता है अटैच होता है, जिससे क्या होता है हमारा अटैच होता है हमारी बॉडी माइक्रोफेज के साथ में। बॉडी की जो हमारी सेल्स है WBC माइक्रोफेज, उसके साथ में क्या होता है अटैच होता है। तो यहाँ पर हम नेमिंग करेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, ये क्या है हमारा HIV, ये हमारा HIV, एंड इसके अंदर क्या होता है सिंगल स्टैंडर्ड RNA होता है। क्या लिखेंगे, एंड इसके अंदर क्या होता है RNA क्या होता है आप लोगों को वैसे भी पता होगा। वायरस के अंदर जो RNA होता है जेनेटिक मटेरियल, वो RNA होता है। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो अभी जान लीजिए, जब हम जेनेटिक्स पढ़ाएंगे तो अच्छे से समझाएंगे। ये हो गया, हमने क्या देखा यहाँ पर। और ये जो यहाँ पर हमने बताया, ये जिसके थ्रू ये हमारी बॉडी में सेल्स के साथ में अटैच होता है, ये क्या होता है, इसको बोलते हैं GP120। क्या बोलते हैं इसको, क्या लिखेंगे, GP120, GP120 इसको बोलते हैं। ओके, ये हो गया हमारा। एंड अब हम यहाँ पर अपना पूरा बनाएंगे जो हमारी माइक्रोफेज है उसको, एक सेकेंड कलर चेंज कर लेते हैं। अब हम यहाँ पर बनाएंगे अपनी पूरी माइक्रोफेज के बारे में। जो हमारी माइक्रोफेज है उसके बारे में उसको बनाएंगे और पूरा समझेंगे कि हमारी माइक्रोफेज के अंदर क्या क्या होता है। आई होप आप लोगों को
सारी चीजें अच्छे से क्लियर होती जाएंगी। मैं आप लोगों को एश्योरिटी देता हूँ अपनी तरफ से। ये हो गया सिंपल, आप बस समझते हुए जाएंगे। ये जो हमारा एचआईवी है, एचआईवी के अंदर हमने क्या बताया, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। हमने क्या देखा, ये हमारा एचआईवी है ये हमारा एचआईवी है। एचआईवी के अंदर क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। एंड ये जो होता है हमारे माइक्रोफेज के साथ में जुड़ता है, किसके थ्रू, GP123 के थ्रू। ओके, GP120 के थ्रू। तो ये क्या हमारी माइक्रोफेज है, क्या लिखेंगे यहाँ पर हम लिख देते हैं, ये क्या है, हमारी माइक्रोफेज है। माइक्रोफेज या फिर टीएल परसेल। टीएल परसेल, ये जो हमारी जो पूरी हमें भी प्रोसेस यहाँ पर समझाएंगे, पूरी हमारी माइक्रोफेज एंड टीएल परसेल दोनों के अंदर साइमल्टेनियसली यानी कि एक साथ साथ में चलती होती है। ओके, तो क्या लिखेंगे, ये जो हो गया हमारा, सबसे पहले हमने क्या देखा, ये जो हमारा GP120 के थ्रू हमारा जुड़ता है, यहाँ पर हमारे रिसेप्टर होते हैं CD4 बोलते हैं। ये जो हमारा रिसेप्टर है, क्या लिखेंगे, CD4, ये हमारा रिसेप्टर है। आप लोग अच्छे से समझेंगे, ये हमारा एचआईवी आ गया। एचआईवी है, एचआईवी क्या है, हमारा GP120 है, जिसके थ्रू हमारा जुड़ता है CD4 के थ्रू एंड CD4 से जैसे ही जुड़ेगा, ये आरएनए को अपना इंसर्ट कर देगा माइक्रोफेज के अंदर। ओके, ये जैसे इसके थ्रू जुड़ेगा, आरएनए को इंसर्ट कर देगा माइक्रोफेज के अंदर। अब हम देखेंगे पूरी एक एक चीज अच्छे से समझेंगे। ये हो गया हमारा, इसने क्या किया, आरएनए को इंसर्ट कर दिया इसके अंदर। ओके, इसने क्या किया, यहाँ पर लिखेंगे, एक सेकेंड। सबसे पहले इसने क्या किया, आरएनए इंसर्ट कर दिया इसकी बॉडी में। ये जो माइक्रोफेज की जो सेल है, इसके अंदर क्या कर दिया, इसने अपना आरएनए इंसर्ट कर दिया। आरएनए इंसर्ट कर दिया, तो सबसे पहला पॉइंट हम यही लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर, सबसे पहला पॉइंट अगर हम यहाँ पर लिखे, एक एक पॉइंट में लिखता हुआ जाऊंगा ताकि आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई कंफ्यूजन ना हो। क्या लिखेंगे, इंसर्शन ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए into the माइक्रोफेज। इसने क्या कर दिया, सबसे पहला काम इसने क्या किया, along with enzymes। हमने क्या देखा, सबसे पहले इसने काम किया, ये जो हमारा एचआईवी है, ये हमारा माइक्रोफेज के साथ में जुड़ गया, और जुड़ के इसने क्या किया, अपना आरएनए जो है ये इंसर्ट कर दिया। सबसे पहला स्टेप इसने क्या किया, इंसर्शन ऑफ सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। इसने अपना सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए जो है इंसर्ट कर दिया, अलोंग विद सेवरल एंजाइम्स। कुछ एंजाइम्स के साथ साथ में, जिन एंजाइम्स को हम क्या बोलते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज या फिर इंटीग्रेज एंजाइम बोलते हैं। भी समझेंगे आगे इनका काम क्या क्या है, ये हमने देख लिया। अब हम देखेंगे यहाँ पर, ये जो हमारा सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है, ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा किसमें, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में। ये हमारा कन्वर्ट हो गया, देखिए ये जो हमारा सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है, ये कन्वर्ट हो गया हमारा सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में। ओके, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में। तो दूसरा पॉइंट अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, दूसरा पॉइंट यहाँ पर लिखेंगे, रिवर्स रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। एक सेकंड, दूसरा कलर चेंज कर लेते हैं, क्या लिखेंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। ये जो हमारा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है, क्या करता है, मेक्स डीएनए फ्रॉम आरएनए। अभी जब मैं जेनेटिक्स आप लोगों को समझाऊंगा तब आप लोगों को अच्छे से क्लियर होगा। आप लोग अच्छे से समझिए आप लोग अच्छे से समझिए कि क्या होता है। जनरली क्या होता है, हमारा आरएनए से डीएनए बनता है। ये हमारा आरएनए, और आरएनए से क्या बनेगा, हमारा डीएनए बनता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, एक हमारा एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये हमारा क्या करता है, ट्रांसक्रिप्शन को रिवर्स कर देता है। ट्रांसक्रिप्शन मतलब क्या होता है, प्रोसेस जिससे आरएनए से डीएनए बनेगा। लेकिन इसने क्या किया, रिवर्स कर दिया। इसी प्रोसेस को रिवर्स कर दिया, दैट मीन क्या हो जाएगा, हमारा आरएनए से डीएनए बन जाएगा। क्या लिखिए, हमने लिखा है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम जो है आरएनए डीएनए बना देता है फ्रॉम आरएनए। तो इसने क्या किया, ये हमने यहाँ पर लिखा था, जो हमने एंजाइम्स की बात की थी ना, अलॉन्ग विद एंजाइम्स। तो सबसे पहला एंजाइम ये आता है यहाँ पर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जो कि क्या करता है, आरएनए से क्या कर देता है, डीएनए बना देता है। हमारा सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बन गया। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए के बाद में क्या होता है हमारा, अभी हमारा सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए से बन जाएगा सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, मतलब डबल स्टैंडर्ड आरएनए। अब हमारा बन जाएगा डबल स्टैंडर्ड आरएनए, यहाँ पर बन गया।
ये बन गया हमारा डबल स्टैंडर्ड आरएनए, जो कि कैसा है हमारा वायरल आरएनए, यानी कि हमारा एचआईवी वायरस का डीएनए, सॉरी क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डीएनए ऑफ वायरस, ये हमारा वायरस का डीएनए है। अब हम यहाँ पर समझेंगे अच्छे से एक एक चीज। अब ये क्या हमारा माइक्रोफेज है, माइक्रोफेज के अंदर ये माइक्रोफेज का न्यूक्लियस है। एक सेकेंड अच्छे से बनाते हैं थोड़ा। ओके, ओके, हमने क्या बनाया, ये हमने बना लिया यहाँ पर, ये हमारा माइक्रोफेज का मतलब न्यूक्लियस है, माइक्रोफेज का न्यूक्लियस है। अब माइक्रोफेज के अंदर इसका खुद का न्यूक्लियस होगा, ये क्या लिखेंगे यहाँ पर, ये इसका खुद का न्यूक्लियस, ये इसका खुद का डीएनए होगा, इसके अंदर खुद का डीएनए होगा। एंड इसी खुद के डीएनए के साथ में क्या हो जाएगा, ये जो है ये जुड़ जाएगा जाके, ये क्या होगा, ये यहाँ पर इसका डीएनए हो जाएगा, ये हमारा वायरल डीएनए है। इसको दूसरे कलर से दिखा देते हैं, सेकेंड इसी कलर से, जिस कलर से बना हुआ है, ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। ये हमारा वायरल डीएनए है। अब क्या हो जाएगा, ये हमारा वायरल डीएनए जो है ये हमारा माइक्रोफेज के डीएनए के साथ में जुड़ जाएगा। एक सेकेंड, ये हो गया। आप लोग अच्छे से समझेंगे मैं यहाँ पर क्या समझाना चाहता हूँ। सिंपल आप ये समझिए, पूरी प्रोसेस समझिए। एचआईवी जो है, एचआईवी ने क्या किया, आरएनए को इंसर्ट कर दिया। जैसे ही आरएनए को इसने इंसर्ट कर दिया विद द हेल्प, मतलब कुछ सेवरल एंजाइम्स के साथ साथ में, इसने क्या किया, जैसे कि एंजाइम्स इसके अंदर आ गए, जैसे कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ने क्या किया, आरएनए से हमारा डीएनए बना दिया, जो कि सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बना। ये हमारा आरएनए, आरएनए से सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बना, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए से हमारा डबल स्टैंडर्ड डीएनए बना, जो कि हमारा कैसा वायरस का डीएनए है। अब ये वायरस का डीएनए हमारा माइक्रोफेज के डीएनए के साथ में जुड़ जाएगा। ये वायरस का डीएनए हमारा माइक्रोफेज के डीएनए के साथ में जुड़ गया, तो ये जो है ये हमारा पूरा वायरल डीएनए हो गया। अब ये तो हमारा डीएनए इसने बदल दिया, पूरा डीएनए वायरल डीएनए हो गया। अब ये क्या करेंगे यहाँ पर, यहाँ पर तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, एक सेकेंड, क्या लिखेंगे, तीसरा पॉइंट, इंटीग्रेज एंजाइम। यहाँ पर हमारा एंजाइम आता है जिसको बोलते हैं इंटीग्रेज एंजाइम, जो कि क्या करता है, हेल्प टू अटैचमेंट ऑफ वायरल, एक सेकेंड, वायरल डीएनए विद होस्ट डीएनए। होस्ट, ये जो हमारा माइक्रोफेज है क्या है, होस्ट है। ओके, तो हमने यहाँ पर ये जो इंटीग्रेज एंजाइम है क्या करता है, इंटीग्रेज एंजाइम हेल्प करता है अटैचमेंट, जो हमारा वायरल डीएनए उसको होस्ट डीएनए के साथ में अटैचमेंट कराने में हेल्प करता है। ये हमारा होस्ट डीएनए था और ये हमारा वायरल डीएनए, इन दोनों को, ये हमारे दोनों है कैसे जुड़ गए, किसके हेल्प से, इंटीग्रेज एंजाइम के हेल्प से। ओके, तो ये हमने देख लिया। एंड अब हम यहाँ पर अपना लास्ट पॉइंट देखेंगे, क्या लिखेंगे, तीसरा पॉइंट हो गया। एंड फोर्थ पॉइंट में क्या लिखेंगे, दिस वायरल डीएनए यूज होस्ट मशीनरी एंड प्रोड्यूस वायरल प्रोजेनीज। ओके, तो ये हमारा पूरा अच्छे से यही था हमारा पूरा, हमने क्या समझाया, आप लोग अच्छे से समझते हुए चलेंगे। ये मेरा चार्ट एनसीईआरटी में काफी कंफ्यूजिंग दिया गया है, लेकिन आई होप मैंने आप लोगों को अच्छे से समझा पाया होगा। हमने क्या देखा, अब मैं अच्छे से समझा देता हूँ, पूरा रिकैप करा देता हूँ। यहाँ पर हमने क्या देखा, हमारा एचआईवी, एचआईवी के अंदर क्या होता है, हमारा सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है एज अ जेनेटिक मटेरियल। ये हमारा इसके पास क्या होता है, हमारा GP120 होता है, ये हमारा जिसके थ्रू क्या करता है, CD4 रिसेप्टर से ज्वाइन होता है एंड अपना आरएनए इंसर्ट कर देता है माइक्रोफेज के अंदर। इसने अपना आरएनए इंसर्ट कर दिया माइक्रोफेज के अंदर एंड अलोंग विद सेवरल एंजाइम्स, जैसे कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंड इंटीग्रेज। ओके, इन एंजाइम्स के साथ साथ में
जैसे ये एंजाइम इसकी बॉडी में आया तो सबसे पहले हमारा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ने क्या किया, हमारा आरएनए से डीएनए बना दिया सिंगल स्टैंडर्ड, एंड हमारा सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए से हमारा डबल स्टैंडर्ड डीएनए बन गया, जो कि हमारा कैसा है, वायरस का डीएनए। अब ये वायरस का डीएनए हमारा क्या करेगा, इसके न्यूक्लियस के साथ में जुड़ेगा, जाके इसके न्यूक्लियस में जाएगा और इसके साथ में जुड़ जाएगा विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेज एंजाइम। जैसे जुड़ जाएगा वैसे क्या करेगा, ये होस्ट की मशीनरी को यूज करके वायरल प्रोजेनीज फॉर्म करेगा। प्रोजेनीज दैट मीन बच्चे पैदा करेगा अपने वायरल के, वायरस जो है ये अपने बच्चे पैदा करेगा, जो कि वायरस ये जो इसके बच्चे होंगे क्या लिखेंगे, ये मान लेते हैं यहाँ पर प्रोजेनीज बना देते हैं, वायरल प्रोजेनीज है, ये हमारे वायरल प्रोजेनीज है। ओके ये जो वायरल प्रोजेनीज है क्या लिखेंगे, वायरल प्रोजेनीज, वायरल प्रोजेनीज रेडी टू अटैक न्यू टी हेल्पर सेल और माइक्रोफेजेस, माइक्रोफेजेस। ओके तो यही था हमारा पूरा। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अभी तक मैंने क्या देखा अच्छे से समझा देता हूँ। मैंने क्या देखा, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी, हमने क्या बोला एड्स के बारे में क्या देखा, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम इसको क्यों बोलते हैं, कॉजेटिव एजेंट देख लिया, मोड ऑफ ट्रांसमिशन देख लिया, एंड हमने पूरा ग्राफ देख लिया। ओके तो ये हमने पूरा ग्राफ देख लिया। अब हम यहाँ पर कुछ एक दो पॉइंट्स भी देखते हैं, जैसे कि मैं आगे आगे नेक्स्ट उस पर बता देता हूँ। अब एक दो पॉइंट हम यहाँ पर लिखेंगे, जैसे कि सबसे पहला पॉइंट तुम ये लिखेंगे, माइक्रोफेज acts as a HIV फैक्ट्री। माइक्रोफेज जो होता है हमारा एक्ट करता है एज अ HIV फैक्ट्री। माइक्रोफेज जो होता है हमारा एक्ट करता है एज HIV फैक्ट्री, HIV फैक्ट्री की तरह एक्ट करता है। ये बात हमने क्यों लिखी, माइक्रोफेज जो होता है हमारा एक्ट करता है एज HIV फैक्ट्री, एज अ वायरस प्रोड्यूस वायरल प्रोजेनीज विद इन दिस। यहाँ पर एक पॉइंट बोला जाता है, जो हमारा माइक्रोफेज होता है ये एक्ट करता है एज HIV फैक्ट्री। HIV फैक्ट्री क्यों बोला जाता है, अभी मैंने पीछे समझाया कि जो हमारा माइक्रोफेज होता है उसके अंदर वायरस जो होता है अपनी बहुत सारे प्रोजेनीज बना देता है, बहुत सारे बच्चे पैदा कर देता है, यानी कि वो तो एक तरीके फैक्ट्री की तरह काम कर रही है ना। फैक्ट्री में क्या होता है, किसी भी चीज का प्रोडक्शन होता है, तो यहाँ पर क्या होगा, इसके जो वायरस है इसके प्रोजेनीज का प्रोडक्शन हो रहा है, इसलिए इसको बोला गया जो हमारा माइक्रोफेज होता है एक्ट करता है एज HIV फैक्ट्री। एंड यहाँ पर क्या लिखा, एज अ वायरस, क्योंकि वायरस जो होता है प्रोड्यूस करता है अपनी बहुत सारे वायरल प्रोजेनीज उसके अंदर, इस वजह से। ओके एंड यहाँ पर हम एक पॉइंट और लिखेंगे, क्या लिखेंगे, साइमल्टेनियसली, एक इसी के साथ साथ में क्या लिखेंगे, साइमल्टेनियसली टी हेल्पर सेल आर ऑल्सो अफेक्टेड एंड रिड्यूस इट्स नंबर। जैसे कि क्या लिखेंगे, 1200 पर mm³ टू 200 पर mm³। ये पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको मैं पूरा बॉक्स में बंद किए दे रहा हूं। हमने यहाँ पर क्या बोला, जो हमारी टी हेल्पर सेल होती हैं साइमल्टेनियसली इसी के साथ साथ में क्या होती है, हमारे टी हेल्पर सेल भी अफेक्टेड होती हैं, जो कि रिड्यूस हो जाती है अपने नंबर में। जैसे कि 1200 पर mm³ ऑफ ब्लड में क्या हो जाता है, ये जो हमारी 1200 पर mm³ ऑफ ब्लड प्रेजेंट होती हैं, जिनका नंबर रिड्यूस होकर कितना हो जाता है, 200 पर mm³ ऑफ ब्लड। आप लोग देख रहे हैं कितना ज्यादा रैपिड डिक्रीज हो रहा है, यानी कि 1200 से सीधे 200। इसी वजह से बोलते हैं इम्यून सिस्टम क्या होता है, हमारा डिफिशियंट हो जाता है। अब आप लोग यहाँ पर मेरा पॉइंट कनेक्ट करेंगे इम्यूनिटी से। हमारा टी हेल्पर सेल क्या करती थी, आप लोगों को याद हो तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। टी हेल्पर सेल क्या करती थी, ऐसा केमिकल सिक्रेट करती थी, जो हमारे टी हेल्पर सेल हैं ऐसा केमिकल सिक्रेट करती थी, जो कि क्या करती थी, एक्टिविटी में हेल्प करती थी किसकी, टी किलर सेल की। एंड क्या कर देती थी, बी सेल्स जो होती थी, बी सेल्स जो कि हमारे ब्लड बॉर्न डिजीजेस को ट्रैप करती थी, उनको क्या कर देती थी, हमारे डिफरेंशिएशन में हेल्प करती थी। क्या कर देती है,
डिफरेंशिएशन में आप लोगों को याद हो तो मैं आप लोगों को बता दूं, टी हेल्पर सेल हमारी एक ऐसा केमिकल सीक्रेट करती थी जो कि हमारा हेल्प करता है टी किलर सेल की एक्टिविटी में एंड बी सेल के डिफरेंशिएशन में। अब आप लोग समझिए जो हमारी टी हेल्पर सेल जो है यही हमारी नहीं रहेंगी, इनके अंदर क्या हो जाएगा, वायरस अपनी प्रोजनीज बना लेगा एंड इनका नंबर डिक्रीज हो जाएगा 1200 से 200। तब जो हमारी यही नहीं रहेंगी तुम्हारी यानी कि बी सेल का काम बंद हो जाएगा, बी सेल का काम बंद हो जाएगा यानी कि हमारे टी किलर सेल का काम बंद हो जाएगा, टी किलर सेल का हमारा काम बंद हो जाएगा। इसी वजह से क्या बोलते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम क्या हो जाएगा, डिफिशियंट हो जाएगा। क्या लिखेंगे, इम्यून सिस्टम डेफिशिएंट, इम्यून सिस्टम क्या हो जाएगा, हमारा डिफिशियंट हो जाता है। ये हमने पूरा अच्छे से बता दिया आप लोगों को। मैंने आप लोगों को बोला था कि हमारा क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी, यानी कि इम्यून सिस्टम हमारा क्या हो जाता है, डिफिशियंट हो जाता है। अब मैंने आप लोगों को समझा भी दिया कैसे डिफिशियंट हो जाता है, क्योंकि जो क्योंकि जो हमारे टी हेल्पर सेल है इनका नंबर क्या होता है, 1200 पर एम क्यूब ऑफ ब्लड। जो हमारा 1200 पर एम एम क्यूब ऑफ ब्लड से क्या हो जाता है, हमारा सीधे 200 पर एम एम क्यूब ऑफ ब्लड हो जाता है, यानी कि सीधा 1200 से 200। इतना रैपिड डिक्रीज हो गया। रैपिड डिक्रीज होने का मतलब क्या है, जो हमारे इनका नंबर डिक्रीज हो जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा, हमारे जो इम्यून सिस्टम है डिफिशियंट हो जाएगा। मैंने आप लोगों को बता दिया, ये हो गया। अब हम यहाँ पर मैंने अभी तक क्या देख लिया, पॉजिटिव एजेंट देख लिया, मोड ऑफ ट्रांसमिशन देख लिया, फिर हमने देखा कैसे कैसे हमारी बॉडी में काम करती हैं ये। एंड अब हम देखें इसके सिम्टम्स के बारे में, क्या क्या सिम्टम्स इससे शो होते हैं एड्स के बारे में। ओके, अब हम सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे। इसके क्या लिखेंगे, सिम्टम्स क्या होते हैं इसके सिम्टम्स। इसके सिम्टम्स की अगर बात करते हैं तो इसके सिम्टम्स में सबसे पहला तो यही लिखेंगे, जनरली सिम्टम्स आर नॉट सीन इन अर्ली स्टेजेस, sometimes it could be 5 to 10 years। हमने क्या बोला यहाँ पर, सिम्टम्स की अगर बात करते हैं तो जनरली क्या होता है, इसमें सिम्टम्स बहुत जल्दी देखने को नहीं मिलते हैं अर्ली स्टेजेस में। एंड कभी कभी तो 5 से 10 साल भी हो जाते हैं तब भी सिम्टम्स नहीं देखने को मिलते हैं। 5 से 10 साल के बाद में सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। ये भी बात मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया। सिम्टम्स के बारे में हमने क्या देखा कि जनरली यहाँ पर इनिशियली सिम्टम्स नहीं देखने को मिलते हैं, कभी कभी तो क्या होता है 5 से 10 साल के बाद में सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। ये हो गया। एंड क्या लिखेंगे यहाँ पर, इसी वजह से पॉइंट लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, पर्सन कैन बी asymptomatic for long टाइम। इस वजह से पर्सन जो होता है क्या होता है, काफी लंबे समय से क्या हो जाता है, असिम्टोमेटिक, यानी कि कुछ सिम्टम ही नहीं उसमें उसमें देखने को मिलते हैं। ये हमने देखा। एंड सिम्टम्स की अगर बात करते हैं तो सिम्टम देखने को यहाँ पर क्या क्या मिलते हैं, जनरली कुछ बहुत ज्यादा खास सिम्टम्स नहीं देखने को मिलते हैं। क्या क्या देखने को मिलते हैं, जैसे कि फ्लू लाइक सिम्टम्स, फ्लू लाइक सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। बहुत ज्यादा कुछ खासा यहाँ पर सिम्टम्स नहीं देखने को मिलते हैं। एंड डायरिया देखने को मिलता है, जैसे कि डायरिया हो गया, एक सेकेंड, डायरिया हो गया। एंड अब बात करते हैं तो क्या लिखेंगे, स्वॉलन लिम्फ नोड्स। यही कुछ यहाँ पर सिम्टम्स होते हैं। यानी कि आप ये समझिए कुछ खासा यहाँ पर सिम्टम्स इनिशियली देखने को मिलते नहीं है। अगर कुछ सिम्टम्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे तो जनरली फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं, डायरिया हो गया। एंड जो हमारे लिम्फ नोड्स होते हैं ना बॉडी में, पूरी बॉडी में जो थ्रू आउट दी बॉडी हमारी स्प्रेड होते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, स्वेलन हो जाते हैं, उनमें स्वेलिंग आ जाती है। तो ये कुछ यहाँ पर सिम्टम्स की हमने बात कर ली। सिम्टम्स यहाँ पर जनरली को देखने को मिलते नहीं, ये आप बस इतना याद रखेंगे। अब अगर हम इसके डायग्नोसिस की बात करें, इसको डायग्नोसिस कैसे करते हैं, तो क्या लिखेंगे, डायग्नोसिस। डायग्नोसिस के अगर हम इसके डायग्नो ये लिखेंगे, क्या होता है, ELISA, एलाइजा। इसका जो सबसे पहला डायग्नोसिस होता है एलाइजा। एलाइजा की फुल फॉर्म यहाँ पर बहुत ज्यादा लिखनी जरूरी है, क्योंकि इस साल बोर्ड का क्वेश्चन में क्या लिखेंगे, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे।
ओके, तुमने क्या देखा, एलाइजा क्या होता है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। इसके फुल फॉर्म याद रखना। सबसे पहला हमारा डायग्नोसिस, हमारा जो एड्स है इसका डायग्नोसिस हम एलाइजा से करते हैं, दूसरा हम पीसीआर से करते हैं। पीसीआर दैट मीन क्या है, पॉलीमरेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जो हमारा पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है, इसको अच्छे से जब हम क्या पढ़ाएंगे बायोटेक्नोलॉजी, उसमें हम समझाएंगे पीसीआर क्या होता है, ये हो गया। एंड तीसरा यहाँ पर क्या होता है, वेस्टर्न ब्लोटिंग भी बोलते हैं, वेस्टर्न ब्लोटिंग। तो ये यहाँ पर हमारे 3 डायग्नोस्टिक्स के तरीके जो एंजाइटिन दिए हैं, जैसे कि सबसे पहला एलाइजा हो गया, जिसे हम बोलते हैं इम्यूनो इन एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, एंड पीसीआर दैट मीन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, एंड वेस्टर्न ब्लोटिंग। ये 3 डायग्नोस्टिक्स के मेथड एंजाइटिन ने दिए हैं, ये हो गया। एंड यहाँ पर अगर हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे ट्रीटमेंट। डायग्नोसिस हो गया, अब हम बात करेंगे ट्रीटमेंट के। ट्रीटमेंट, अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट में हम क्या लिखेंगे, अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो ट्रीटमेंट में हम क्या लिख सकते हैं, सिंपल आराम से लिखेंगे, इट इज नॉट क्योर्ड बट इट इज प्रिवेंटेड, प्रिवेंटिंग, या फिर हम कह सकते हैं ये जो हमारी डिजीज है ये हमारी कंप्लीटली क्योर्ड नहीं है, यानी कि अगर किसी भी पर्सन को कोई डिजीज हो गई तो उसको हम हमेशा के लिए नहीं बचा सकते हैं, बस कुछ समय के लिए उसको हम बचा सकते हैं, यानी कि प्रिवेंट कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। दैट मीन उसकी यानी कि क्या लिखेंगे, ट्रीटमेंट में क्या लिखेंगे, हमारी पार्शली इफेक्टिव है, क्या लिखेंगे, ट्रीटमेंट क्या लिखेंगे, ट्रीटमेंट इज, क्या लिखेंगे, ट्रीटमेंट में क्या लिखेंगे, इट इज पार्शली इफेक्टिव, पार्शली इफेक्टिव दैट मीन, पार्शली इफेक्टिव दैट मीन, पार्शली इफेक्टिव, पार्शली इफेक्टिव दैट मीन क्या होता है, ओनली इंक्रीज लॉन्जिविटी, ओनली इंक्रीज लॉन्जिविटी एंड नॉट क्योर्ड परमानेंटली, परमानेंटली। ओके, हमने क्या दिखा यहाँ पर, ट्रीटमेंट में हमने क्या लिखा है, इसको हम हमेशा के लिए क्योर नहीं कर सकते, सिर्फ प्रिवेंट कर सकते हैं। इसी वजह से बोलते हैं हमारी क्या होती है, पार्शली इफेक्टिव होता है, इसका जो ट्रीटमेंट होता है पार्शली इफेक्टिव होता है। दैट मीन यहाँ पर क्या, यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसका जो ट्रीटमेंट होता है क्या होता है, पार्शली इफेक्टिव होता है। दैट मीन ओनली इंक्रीज होती है लॉन्जिविटी, हमेशा के लिए इसको हम क्योर नहीं कर सकते हैं। एंड इसके ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो यहाँ पर ट्रीटमेंट इसका होता है, क्या लिखेंगे, एंटी रेट्रो एंटी रेट्रो एंटी रेट्रोवायरल ड्रग, एंटी रेट्रोवायरल ड्रग यहाँ पर क्या होता है, यूज होता है। एंटी रेट्रोवायरल ड्रग यहाँ पर यूज किया जाता है ट्रीटमेंट के लिए। हमने एक एक चीज यहाँ पर देखी, हमने क्या देखा, सिम्टम्स देख लिया, सिम्टम्स के बाद हमने डायग्नोसिस देख लिया, डायग्नोसिस के बाद हमने ट्रीटमेंट देख लिया, एंड ट्रीटमेंट हमने देख लिया, ट्रीटमेंट भी हमने अच्छे से देख लिया। एंड अब हमारे यहाँ पर क्या चीज बच रही है, ट्रीटमेंट भी हो गया एंड सब कुछ हो गया। ये तो हमारी सारी चीज यहाँ पर कवर्ड हो गई, हमने ट्रीटमेंट भी देख लिया, सिम्टम्स भी देख लिया। अब यहाँ पर कुछ नोट करके जो पॉइंट्स लिखवाने हैं वो मैं लिखवा देता हूँ। सिम्टम्स हो गया, डायग्नोसिस हो गया एंड ट्रीटमेंट भी हो गया। ओके, ट्रीटमेंट भी हमने यहाँ पर बता दिया। अब यहाँ पर कुछ नोट करके पॉइंट्स लिखवाने हैं, बस वो मैं लिखवा देता हूँ, फिर हमारे यहाँ पर लेक्चर क्या होता है, एंड होता है। ओके, कुछ हमारे यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको मैं लिखवाना चाहता हूँ, जैसे कि जो कि मेरे काफी इंपॉर्टेंट भी हैं, नोट करके। मैं सबसे पहला पॉइंट तो ये लिखवाना चाहता हूँ कि HIV जो होता है, क्या लिखेंगे, ये तो मैं पता ही है कि HIV मेक्स द इम्यून सिस्टम HIV मेक्स द इम्यून सिस्टम डेफिशिएंट। ये जो होता है HIV जो होता है हमारे इम्यून सिस्टम को डेफिशिएंट बना देता है, जिससे क्या होता है, मैनी अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस में अकर। यहाँ पर क्या होता है, जो हमारा HIV जो होता है इम्यून सिस्टम को हमारे डिफिशिएंट बना देता है, जिससे कि बहुत सारे अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन जो हो जाते हैं अकर हो जाते हैं। जैसे कि क्या लिखेंगे, जैसे कि हम क्या लिखेंगे, ट्यूबरक्लोसिस हो जाता है हमारा माइकोबैक्टीरियम से, क्या लिखेंगे, माइकोबैक्टीरियम से क्या हो जाता है, हमारा ट्यूबरक्लोसिस हो जाता है, यानी कि जिसे हम बोलते हैं ट्यूबरक्लोसिस।
जिसे हम बोलते हैं टीबी भी बोलते हैं, टीबी आप लोगों ने सुना होगा। ओके, ट्यूबरक्लोसिस हो जाता है माइकोबैक्टीरियम से, एंड हम बोलते हैं हमारा क्या हो जाता है यहाँ पर टॉक्सोप्लाज्मा से हमारा क्या हो जाता है, टॉक्सोप्लाज्मा से क्या हो जाता है हमारा टॉक्सोप्लाज्मोसिस, प्लाज्मोसिस हो जाता है। ओके, टॉक्सोप्लाज्मोसिस हो जाता है। नोट करके पॉइंट हमारा क्या है, आप लोग ये समझ रहे होंगे, बहुत ही हल्का पॉइंट है, लेकिन इस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया। एचआईवी क्या होता है, हमारा इम्यून सिस्टम को डिफिशियंट बना देता है, जिससे कि बहुत सारे अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन आ जाते हैं, जैसे कि माइकोबैक्टीरियम से हमारा टीबी हो जाता है, एंड टॉक्सोप्लाज्मा से हमारा टॉक्सोप्लाज्मोसिस हो जाता है। ओके, ये हमने पॉइंट देखा। एंड क्या लिखेंगे, एंड मैनी अदर फंगल एंड वायरल इन्फेक्शंस में अकर। ओके, और भी बहुत सारे जो होते हैं, आप ये समझिए जब हमारा इम्यून सिस्टम ही कमजोर हो गया तो बहुत सारी बीमारी एक साथ में आ सकती हैं, फंगल वायरल, ये तो आप जानते ही हैं। ओके, ये हो गया, एंड ये हमारा हो गया। एंड अब हम यहाँ पर कुछ पॉइंट्स और लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सम गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल organization starts some program like NACO, जिसे हम क्या बोलते हैं, नाको। ये जो हमारा नाको, इस पर बेस्ड भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर नाको की बात करें, इसके फुल फॉर्म पूछी जाती है, क्या लिखेंगे, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, क्या लिखेंगे, इट वर्क्स, क्या लिखेंगे, इट वर्क्स टुवर्ड्स एजुकेटिंग pupils about एड्स। सिंपल मैं आप लोगों के पॉइंट अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप लोगों को रटने की जरूरत नहीं है। कुछ हमारी गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंटल दैट मीन एनजीओज ने क्या किया, कुछ प्रोग्राम्स स्टार्ट किए, जैसे कि नाको क्या होता है, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जिसने क्या किया, वर्क करता है टुवर्ड्स एजुकेटिंग पीपल, यानी कि पीपल्स को एजुकेट करने में अबाउट दी एड्स के बारे में लोगों को समझाना एंड बताना, उनको एजुकेट करना एड्स के बारे में। इसने ये जो नाको, इसने ये काम किया, ये हो गया। एंड डब्ल्यूएचओ की अगर बात करें, डब्ल्यूएचओ ने क्या किया, यहाँ पर डब्ल्यूएचओ के बारे में भी बताया गया कि डब्ल्यूएचओ ने क्या किया। यहाँ पर डब्ल्यूएचओ ने क्या किया, फ्री कॉन्डोम डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारे, इसने क्या किया, फ्री कॉन्डोम डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। एंड क्या लिखेंगे, इसने ब्लड बैंक्स बनवा दी, मेक्स ब्लड बैंक्स, इसने ब्लड बैंक्स बनवा दी। एंड क्या कह सकते हैं, डिस्पोजेबल नीडल्स एंड सिरिंजेस इसने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट कर दी। ये हो गया। तो ये हमारा पूरा अभी तक था, हमने पूरा अच्छे से समझ लिया हमारा एड्स के बारे में। आई होप आप लोगों को सारी चीजें अच्छे से क्लियर हुई होंगी, एंड आप लोग जहां पर चीजों को अच्छे से समझ पाए होंगे, पूरा लेक्चर आप अच्छे से समझ गए होंगे। जो लोग मेरे साथ साथ से जुड़े हैं, वो लोग इम्यूनिटी से इस पॉइंट को, यानी ये जो हमारा डिजीज है, इसको अच्छे से रिलेट करके पढ़ेंगे एंड अच्छे से समझेंगे। एंड ये अब मैं आप लोगों को फिर से एक बार बता देता हूँ, ये हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है अकॉर्डिंग टू नीट एंड अकॉर्डिंग टू बोर्ड। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।